जय हिंद बच्चों। हमने पिछले अंक में कक्षा 11वीं के पाठ 4 प्राणी जगत का पहला पाठ में कुछ संघों का अध्ययन किया था। कुल 7 संघों का अध्ययन मैंने उसमें आपको कराया था। उन सारे संघ के जीवों के उदाहरण सहित चित्र के द्वारा अध्ययन मैंने आपको कराया था। उन संघों के नाम थे पॉरीफेरा, सीलिंट्रेट, टीनोफोर, प्लेटीहेलिमिंथीस, एस्केहेलिमिंथीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। ये सब का आप अध्ययन कर चुके हैं। अब मैं आपको इसी को आगे करते हुए अगले वर्ग का, अगले संघ का अध्ययन करा रही हूँ, जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा को शूल युक्त प्राणी के नाम से भी जाना जा सकता है, यह जाना ही जाता है। इस संघ के प्राणियों का कंकाल कैल्शियम का बना होता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा अर्थात शूल युक्त प्राणी रखा गया है। ये समुद्री जीव होते हैं। यदि इनका संगठन स्तर देखें तो अंग तंत्र संगठन स्तर इनमें पाया जाता है। वयस्क एकाइनोडर्मेटा में अरीय सममित होते हैं। मैंने आपको सममिति के बारे में भी बताया था। अरीय सममिति मतलब रेडियल सिमेट्रिकल, इंग्लिश में इनको बोला जाता है। जबकि इनकी लार्वा स्थिति जब हम देखते हैं तो लार्वा स्थिति में यह हमें अरीय सममित नहीं दिखाई देते, बल्कि द्विपार्श्व रूप से सममित दिखाई देते हैं। इनके शरीर में जो संगठन स्तर के अंतर्गत कोशिकाओं पे स्तर जो रहता है वो त्रिस्तरीय होता है, इसलिए यह त्रिकोरिक भी कहलाते हैं। ये प्रगुही होते हैं। पाचन इनमें पूर्ण प्रकार का पाया जाता है। मुख इसके अधर तल पर स्थित होता है और एनस यानी गुदादार इसके पृष्ठ तल पर पाया जाता है। जल संवहन तंत्र इनकी विशेषता है, जो कि चलन करने का काम, भोजन ग्रहण करने का काम और इसके साथ श्वसन करने का काम भी करता है। स्पष्ट उत्सर्जन हमें इनमें देखने को नहीं मिलता है और मेल या फीमेल इसमें अलग अलग पाए जाते हैं और लैंगिक जनन भी होता है। अगर हम निषेचन की बात करें, जिसको कि अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, वो बाह्य प्रकार का होता है, मतलब शरीर के बाहर होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। परिवर्धन इसमें अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था में ही होता है। इसका उदाहरण है स्टारफिश। अगला संघ है हेमिकॉर्डेटा। इससे पहले कॉर्डेटा संघ में ही एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे नॉन कॉर्डेटा में एक सेपरेट समूह के रूप में अलग रख दिया गया। ये भी समुद्री जीव ही होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं और शरीर त्रिकोरिक होता है और गुहा की उपस्थिति होती है, अर्थात ये प्रगुही होते हैं। यदि इनका शरीर का आकार देखें तो ये बेलनाकार का होता है। शुंड तथा कॉलर और लंबे वक्ष के रूप में यह बटा हुआ रहता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब हृदय का कार्य पंप करना ब्लड को और फिर उस रक्त को वाहिकाओं द्वारा, वाहिनी द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाना, इस तरह का परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। श्वसन क्लोम के द्वारा होता है और शुंड ग्रंथि एक उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करती है। इसमें भी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। निषेचन शरीर के बाहर यानी बाह्य निषेचन होता है। परिवर्धन इसका लार्वा के रूप में होता है। इसका उदाहरण है बेलेनोग्लोसस। अब आता है अगला संघ कॉर्डेटा। इसके 3 मूलभूत लक्षण हैं। पहला लक्षण है नोटोपॉड अर्थात पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। दूसरा खोखली
तंत्रिका रज्जु का पाया जाना। तीसरा, युग्मक ग्रसेनी क्लोन छिद्र का पाया जाना। ये 3 मूलभूत लक्षण कॉर्डेटा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं और प्रगुही भी होते हैं। इनका अंग तंत्र स्तर का शरीर होता है। इनका गुदा द्वार पश्चिम में और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जाता है। अब मैं आपको कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच डिफरेंस बता रही हूँ। रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर, इसको अंग्रेजी में कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। पहले कॉर्डेटा, इसमें पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है, यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अरज्जुकी का पहला लक्षण, इसमें पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थिति पाई जाती है। दूसरा अंतर देखते हैं हम, रज्जुकी यानी कॉर्डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है, खोखला होता है और एकल होता है, जबकि अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल पर होता है, ठोस होता है और दोहरा होता है। अब हम तीसरा अंतर देखने जा रहे हैं। ग्रसनी में क्लोन छिद्र पाए जाते हैं कॉर्डेटा में, और अरज्जुकी अर्थात नॉन कॉर्डेटा में यह अनुपस्थित होते हैं। रज्जुकी या कॉर्डेटा में हृदय अधर तल पर स्थित होता है, जबकि अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेटा में हृदय पृष्ठ तल पर होता है। इसके बाद पांचवा अंतर है कि इनमें एक गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होता है, यानी सिंपल भाषा में यदि हम समझें तो इसमें जो गुदाद्वार होता है वो पश्च की तरफ उपस्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में गुदाद्वार अनुपस्थित भी हो सकता है। तो यह इसके डिफरेंस या अंतर था। अब इसके आगे का मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कॉर्डेटा को 3 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा वर्टिब्रेटा। इसमें से यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है और वर्टिब्रेट को अलग रखा है। ये जो जीव होते हैं ये भी समुद्री प्राणी ही होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में ही पाई जाती है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से लेकर पूंछ तक जीवन भर पाई जाती है और फैली हुई अवस्था में रहती है। यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण है आपका एमीडिया, और जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसका उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा। कॉर्डेटा के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती है और वयस्क अवस्था में यह पृष्ठ रज्जु उपास्थि मेरुदंड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उपास्थि मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है, वह भाग जो कि आधी हड्डी और आधी मांसपेशियों का या स्किन का बना हुआ होता है, ऐसे पार्ट को, ऐसे भाग को उपास्थि कहते हैं। तो कॉर्डेटा में जब वयस्क अवस्था आती है तो यही पृष्ठ रज्जु उपास्थि मेरुदंड के रूप में बदल जाता है। जो कॉर्डेटा होते हैं वो रज्जुकी होते हैं, लेकिन किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते या कॉर्डेटा नहीं होते। कशेरुकी जो रहते हैं उनमें 2, 3 या 4 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। इसके अलावा वक्र, जिसको कि किडनी कहा जाता है, और उत्सर्जन का कार्य करती है यह किडनी, साथ में शरीर के अंदर जल के संतुलन का भी कार्य करती है। अब इसके अंदर फिन्स या पख जिसको कहते हैं और पैर के रूप में होते हैं, और ये 2 जोड़ी होते हैं और युग्मित उपांग के रूप में पाए जाते हैं। अब अगर हम देखें, अगला वर्ग आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग के सभी प्राणी, जिनमें से कुछ मछलियों पर
बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनके शरीर का आकार लंबा होता है। इनके श्वसन के लिए 6 से लेकर 15 जोड़ी क्लोन छिद्र पाए जाते हैं, जो कि ओपर्कुलम से ढके हुए नहीं रहते हैं। ओपर्कुलम गिल्स को या क्लोन छिद्र को ढकने का कार्य करता है। इसमें बिना जबड़े का चूषक और वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में शल्क या युग्मित पखों का यानी फिन्स का अभाव होता है। कपाल व मेरुदंड उपास्थल होता है। कपाल मतलब खोपड़ी, स्कल, और मेरुदंड मतलब वर्टिबल कॉलम, उपास्थि का बना हुआ होता है। इसके जो बिना जबड़े वाले चूषक हैं वो परजीवी के रूप में क्योंकि रह रहे हैं, तो इन्हीं चूषकों के द्वारा वह अपना पोषण प्राप्त करते हैं। परिसंचरण तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है। ये समुद्री होते हैं, परंतु जल में या अलवणीय जल में जनन के लिए आते हैं। कुछ दिन बाद जनन होने के बाद कुछ दिन ही बाद ये मर जाते हैं और इनके लार्वा पुनः समुद्र में वापस लौट जाते हैं। पेट्रोमाइजन इसका उदाहरण है। अगला आता है वर्ग कैंड्रीक्वेथीस। इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखीय शरीर होता है। ये भी समुद्री प्राणी के अंतर्गत ही आते हैं। इनका अंतः कंकाल उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। मुख अधर तल पर पाया जाता है और पृष्ठ रज्जु चिर स्थायी होती है, मतलब पृष्ठ रज्जु जीवन भर इनके अंदर पाई जाएगी। क्लोन छिद्र अलग अलग होते हैं और वह भी ओपर्कुलम से ढके हुए नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ होती है और उसमें छोटे छोटे पट्टाभ शल्क युक्त होते हैं। पट्टी जैसी संरचना, शल्क जो मछलियों के ऊपर पाए जाते हैं जिससे मछली के अंदर पानी प्रवेश नहीं कर पाता है, तो इसी तरह इनके अंदर भी यह शल्क पाए जाते हैं। पट्टाभ दंत और पट्टाभ शल्क के रूप में ये रूपांतरित होके पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और पीछे मुंह में दांत को बना लेते हैं। इनके जबड़े इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ के खा सकते हैं। ये एक तरह की मछली के रूप में ही होते हैं। अब हम देखें, इनमें वायु कोश जो रहता है वो अनुपस्थित होता है, जिसके कारण यह डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। यदि वायु कोश पाया जाता तो शायद ये नहीं भी तैरते तो जीवित रह सकते थे, लेकिन अपने आप को डूबने से बचाने के लिए यह लगातार तैरते रहते हैं। हृदय जो है 2 कोश वाला होता है। एक कोश को आलिंद और दूसरे कोश को निलय कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑरिकल और वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर विद्युत अंग भी होते हैं जो कि विद्युत उत्पन्न करते हैं। कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जो जिसमें कि विष दंश पाए जाते हैं और ये विष दंश विष को भी छोड़ते हैं। इसका उदाहरण है ट्राइगोन। ये असमतापी होते हैं। असमतापी का अर्थ होता है कि अपने शरीर के ताप का नियंत्रण करने की क्षमता न पाया जाना, तो ये असमतापी होते हैं। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पख पाया जाता है जो कि क्लैसिपर पर पाए जाते हैं और निषेचन इनका निषेचन बॉडी के अंदर ही होता है, अतः अंतः निषेचन होता है। अधिकांश ये जरायुज होते हैं। जरायुज मतलब होता है इनकी आयु काफी ज्यादा होती है। इसका उदाहरण है डॉग फिश। अगला वर्ग है इनका ऑस्टियोकैथीस। इस वर्ग की मछलियां लवणीय और अलवणीय जल में अर्थात समुद्र में, नदी में, तालाब में पाई जा सकती हैं। इनका अंतः कंकाल कार्टिलेज अर्थात उपास्थल का बना हुआ होता है। इनका शरीर भी धारा रेखित ही होता है।
मुख अधिकांश अग्र सिरे पर पाया जाता है और अग्र सिरे के बिल्कुल अंतिम में ही पाया जाता है। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो कि ओपर्कुलम से ढके हुए रहते हैं। इनमें वायु कोश भी पाया जाता है जो इनको तैरने में भी मदद करता है। इसमें हृदय जो है वो 2 कोश का बना हुआ होता है। एक कोश को आलिंद और एक कोश को निलय कहा जाता है। ये भी असमतापी होते हैं। असमतापी का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था, जिनका शरीर ताप का नियमन नहीं कर सकता है, तो यह इस प्रकार के होते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। इनका हृदय 2 कोश का बना हुआ होता है। एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। ये असमतापी होते हैं, यानी इनका शरीर ताप का नियमन नहीं कर सकता। नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं। ये अंडों को जन्म देते हैं और निषेचन इनमें बाह्य ही होता है, शरीर के अंदर नहीं होता। परिवर्धन इनमें प्रत्यक्ष पाया जाता है, यानी विकसित ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसका उदाहरण है ट्रिप्रोकैम्पस। इसको समुद्री घोड़े के नाम से भी जाना जाता है। अगला वर्ग आता है एम्फीबियन या एम्फीबिया। इसको उभयचर बोला जाता है। इन्हें उभयचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। पूरा शरीर सिर धड़ में बटा हुआ रहता है। कुछ में पूंछ उपास्थि की बनी हुई होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। इनकी त्वचा नम होती है। नेत्र पर पलकें पाई जाती हैं। बाह्य कर्ण मतलब बाहर निकले कानों की जगह कर्णपटल होते हैं। आहार नाल होती है। इसके अलावा इसमें जनन पथ और यूरिन पास करने के लिए एक ही कोष्ठ में यह खुलते हैं, जिसे कि अपस्कर कहा जाता है। यह बाहर की तरफ खुलता है। यह श्वसन लंग्स और स्किन, त्वचा और फेफड़ों दोनों के द्वारा करते हैं। जब यह थल पर रहते हैं तो लंग्स के द्वारा, जब ये पानी में रहते हैं तो स्किन के द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। इनका हृदय 3 कोशों का मिलकर बना रहता है। 2 कोष्ठ आलिंद होते हैं, एक कोश निलय होता है। ये भी असमतापी होते हैं। असमतापी मतलब ये ताप का नियमन नहीं कर पाते हैं इनका शरीर। इसमें भी नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। निषेचन शरीर के बाहर ही होता है। ये भी अंडों को जन्म देते हैं। विकास के बाद लार्वा बनता है या विकासीय रूप में यह लार्वा में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण है हायला, इसको वृक्ष मेढक, और बुफो जिसको टोडक कहा जाता है। अगला वर्ग आता है सरीसृप। ये रेंगने व सरकने के द्वारा अपना गमन करते हैं। ये ज़्यादातर स्थलीय होते हैं। इनका शरीर शुष्क युक्त त्वचा से ढका हुआ रहता है। केरोटीन के द्वारा निर्मित बाहर की त्वचा शल्क या प्रशल्क उसके ऊपर पाए जाते हैं। बाह्य कर्ण पर छिद्र नहीं होते हैं। कर्णपटल ही बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कर्णपटल के द्वारा ही कान या ईयर कवर किया जाता है। इसमें 2 जोड़ी पैर होते हैं या पाद होते हैं। हृदय इनका 3 कोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ इनमें एक ऐसा जीव है जिसका हृदय 4 कोशों का बना होता है। ये असमतापी होते हैं। छिपकली व सांप ये दोनों ही त्वचीय केंचुली के रूप में अपनी त्वचा को त्याग देते हैं या स्किन को छोड़ते हैं। इसमें लिंग अलग अलग होते हैं। मादा अलग होती है, नर अलग होते हैं। निषेचन शरीर के अंदर ही होता है। ये अंडे देते हैं और परिवर्धन भी इनके अंदर प्रत्यक्ष ही होता है। इसका उदाहरण है घड़ियाल, कोबरा, वाइपर, छिपकली।
अगला वर्ग आता है एविज। इसका मुख्य लक्षण है शरीर के ऊपर पंखों का पाया जाना। पंखों की उपस्थिति के कारण ही ये उड़ने में सक्षम होते हैं। एक जो उड़ नहीं सकता वो एविज का सदस्य है, उसका नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को छोड़कर बाकी सभी एविज के प्राणी उड़ सकते हैं। दूसरा इनका लक्षण है इनकी चोंच पाई जाती है जो इनको भोजन को ग्रहण करने में मदद करती है। आगे के पैर रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और पीछे के पैर इनके शल्क रूपी होते हैं जो कि रूपांतरित होकर इनको चलने में, तैरने में, पेड़ व शाखाओं को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इनकी यदि हम त्वचा देखें तो वह शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा में ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इसका अंदर का कंकाल लंबी उपास्थि या अस्थियों का बना हुआ रहता है। ये अस्थियां लंबी जरूर होती हैं लेकिन अंदर से खोखली होती हैं और वायु कोश इसमें पाया जाता है जो इनको तैरने में मदद कर सकता है और साथ ही साथ हवा में उड़ने में भी मदद करता है। इसमें पाचन जो होता है उसके लिए क्रॉप जैसी संरचना होती है जो कि इसको पाचन करने में मदद करती है और हृदय 4 कोश वाला होता है। यही एक ऐसे जीव हैं जो कि समतापी होते हैं, मतलब इनका शरीर ताप के अनुसार अपने शरीर को ढाल सकता है या ताप नियमन कर सकता है। श्वसन इनका लंग्स या फेफड़ों के द्वारा होता है। वायु कोश भी इसके अंदर पाया जाता है। इसका उदाहरण है तोता, मोर, कौवा, कबूतर, पेंगुइन। ये सारे के सारे एविज कहलाते हैं क्योंकि यह सारे के सारे लक्षण जो मैंने आपको एविज के पढ़ाए वो इनके अंदर दृष्टिगोचर होते हैं। अगला वर्ग आता है स्तनधारी समूह। इनको अंग्रेजी में मैमेलियंस या मैमेलिया कहा जाता है। इस वर्ग के सभी प्राणी जो रहते हैं वो अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में, रेगिस्तान में, जंगल में, घास के मैदान में, अंधेरी गुफा पर, सभी जगह पर इनका वास होता है। शायद इसी कारण होता है क्योंकि यह अपने शरीर को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता रखते हैं और अनुकूलित रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ भी सकते हैं, जिनमें उड़ने की क्षमता होती है, और कुछ एक जीव ऐसे होते हैं जो पानी में रहने के लिए भी अनुकूलित होते हैं। इन जीवों का दूसरा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लक्षण है स्तन ग्रंथि का पाया जाना, जिसको इंग्लिश में मैमेरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अपने बच्चों को इसी मैमेरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि के द्वारा जो है वो स्तनपान कराते हैं, जिससे कि बच्चों को पोषण मिल पाता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं जो इनको चढ़ने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, तैरने में मदद करते हैं। त्वचा पर रोम पाए जाते हैं और इसके अलावा त्वचा पर कई लेयर्स या परतें भी पाई जाती हैं। बाह्य कर्ण इनके होते हैं और उन कानों पर कर्ण पल्लव भी पाए जाते हैं। ये कर्ण पल्लव कान की एक तरह से रक्षा करते हैं। कोई भी अनवांटेड या ऐसी चीज़ कान में प्रवेश ना कर पाए, ये कर्ण पल्लव उसका ध्यान रखते हैं। इसके साथ साउंड को, ध्वनि को इकट्ठा करके कान में पहुंचाने का काम भी इन्हीं कर्ण पल्लवों के द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के दांत और मसूड़े पाए जाते हैं। जनरली ह्यूमन बीइंग में 4 प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन खाने के हिसाब से उनके पोषण के आधार पर
अलग अलग जीवों में दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि कोई जीव या कुछ जीव मांस खाते हैं तो उनको इस तरह के दांतों की ज़रूरत है जो कि मांस को फाड़ पाएँ, जिससे कि वो उसका भक्षण कर सकते हैं। और जो कार्निवोरस छोड़कर हार्बीवोरस होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, उनको ग्राइंडिंग टीथ की, पीसने वाले की टीथ की या दांत की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह शाकाहारी हैं। इस तरह पोषण के आधार पर या खाना खाने के आधार पर दांत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब हम हृदय की बात करते हैं। इसमें हृदय जो है 4 कोशों वाला होता है। 4 कोशों वाला हृदय इसके अंदर पाया जाता है और इसमें श्वसन पेशीय डायफ्राम के द्वारा होता है। डायफ्राम आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि डायफ्राम मतलब होता है वक्ष और उदर के बीच का हिस्सा डायफ्राम कहलाता है। तो पेशीय डायफ्राम के द्वारा ये श्वसन करते हैं। नर और मादा इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। निषेचन इनमें आंतरिक होता है और कुछ एक स्तनधारियों को छोड़कर बाकी के सारे स्तनधारी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ये भी जरायुज होते हैं, मतलब कि लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। इनमें भी परिवर्धन प्रत्यक्ष प्रकार का ही होता है और इसके उदाहरण हैं चूहा, बिल्ली, बंदर, ऊंट, कंगारू, शेर, बाघ और मानव। अब देखिए, मैं प्राणी जगत के विभिन्न संघों का मुख्य लक्षण आपको एक तालिका के माध्यम से समझा रही हूँ। इसमें आपको मैंने पिछले अंक में पढ़ाए गए सारे संघ और आज के अंक में पढ़ाए गए सारे संघों के बारे में जानकारी दी जा रही है। देखिए, संघ पोरीफेरा पहला देखते हैं। इनके शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र पाए जाते हैं। सीलेंट्रेटा दूसरा वर्ग है। इसमें दंश कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। टीनोफोरा अगला समूह है। टीनोसोफोरा के अंदर कंकत चलन की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद आता है अगला वर्ग प्लेटीहेल्मिन्थेस। इनको पहचानने का तरीका, ये चपटे क्रमी होते हैं। इसके बाद है एस्केहेल्मिन्थेस। ये क्रमी रूप में लंबे होते हैं। एनेलिडा का मुख्य लक्षण शरीर पर वलय की तरह खंडित होना। ऑर्थोपोडा का लक्षण बाह्य कंकाल काइटिन का पाया जाना, संधिपाद का पाया जाना। मोलस्का का लक्षण बाह्य कंकाल कवच के रूप में उपस्थित होना। एकाइनोडर्मेटा का लक्षण जल संवहन तंत्र होना, अरीय सममित होना। हेमिकॉर्डेटा का लक्षण कृमि के समान शुंड कॉलर और धड़ में उपस्थित होना। इसके बाद कॉर्डेटा का लक्षण पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति, खोखली तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, क्लोम छिद्र की उपस्थिति और पख का पाया जाना। ये सब इसके लक्षण हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। बच्चों, आज हमने पाठ 4 के भाग 2 में बचे हुए वर्गों का अध्ययन करा। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, एम्फीबिया जिनको उभयचर बोलते हैं, एविस, मैमिलिया, इन सब का अध्ययन किया। अब मैं आपको इन सब के कुछ विशिष्ट प्रश्न उत्तरों के बारे में बताने जा रही हूँ। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आप उन सारे प्रश्नों के उत्तर कीजिए जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। धन्यवाद।